हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सो रीड की तैयारी जितने भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, आपने अगर लैंग्वेज 1 लिया हुआ है, आपने अगर लैंग्वेज 2 लिया हुआ है, सो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही सिलेबस में दोनों लैंग्वेज में ये मेंशन किया गया है। इसके अलावा अपकमिंग सीटेट जो हमारा आने वाला है, तो उसमें ये टॉपिक आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी एस्पिरेंट्स इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो सेशन की बात थोड़ी सी कर लेती हूं मैं। यहां पर हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। टोटल यहाँ पे 25 प्रिंसिपल्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। इनको हम एक एक करके क्या करेंगे, समझने वाले हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप इन चीज़ों को समझें, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मैंने काफ़ी इसकी वीडियोस बना रखी है पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ही कम है, इसीलिए इस सेशन को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। हम लोग एक बहुत अच्छे से आराम से डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है मैंने अपने चैनल पर करवा रखे हैं प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आप मतलब जो भी है रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं भाई? सिद्धांत आपको पता है कि एक टीचर अगर लैंग्वेज पढ़ाने जा रहा है तो वो कौन कौन से सिद्धांत का ध्यान रखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं अगर आपको या आप मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं और मैं कुछ पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश का, या मान लीजिए मुझे कुछ पढ़ाना है, तो मैं क्या क्या सिद्धांतों का ध्यान रखूंगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि टीचर कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखता है, दिमाग में रखता है वाइल टीचिंग इंग्लिश। सो वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला देखो क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। भाई ये क्या कह रहा है कि भाई आप क्या कराएंगे, प्राकृतिक तरीके से पढ़ाएंगे। मतलब कि आपको पता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग 4 हमारे भाषाई कौशल होते हैं। 4 भाषाई कौशलों का क्रम जो है वो क्या होता है, LSRW, यानी कि पहले लिसनिंग से स्टार्ट करवाएंगे आप, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड देन आप राइटिंग पे फोकस करेंगे। तो ये क्या है, ये क्या फॉलो कर रहा है, नेचुरलनेस को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा जब हम नेचुरलनेस की बात करते हैं तो वहां पर आता है कि आप ओरल से स्टार्ट करवाएंगे बच्चों को, आप वहां सेंटेंसेस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है आपको, नेचुरलनेस का मतलब ये है कि आप जो भी सिखाने जा रहे हैं लैंग्वेज में, आप वो भाषाई कौशलों के क्रम से सिखाएंगे, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एंड ज्यादा से ज्यादा आप स्पीच का यूज करेंगे, ओरल का यूज करेंगे, एंड सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस को यूनिट माना गया है, वर्ड से स्टार्ट ना करके हमें सेंटेंस टू वर्ड करना चाहिए, यानी कि पहले आप सेंटेंस सिखाएंगे, उसके बाद आप वर्ड्स पे जाएंगे, यानी कि ये आपका होल टू पार्ट की तरफ जाता है। हमें कैसा सिखाना चाहिए, होल टू पार्ट सिखाया जाना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस है कि आप संबंधित करके सिखाएंगे, प्राकृतिक तरीके से सिखाएंगे, एक भाषाई कौशलों को नेचुरली आप उनको सिखाएंगे। तो ये 3 बातें याद रखिएगा, स्टार्ट फ्रॉम ओरल, सेंटेंस यूनिट होती है, और LSRW क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। पहला डन हो गया, अगला चलते हैं। अगला देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब कि अनुकरण करना। किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक ने ये बोला कि भाई बच्चा क्या करता है, इमिटेट करके बार बार रिपीट करके सीखता है। अभ्यास का नियम आपने लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड है। इमिटेशन में क्या होता है कि टीचर जैसा बच्चों के सामने मॉडल प्रस्तुत करेगी, वैसा ही बच्चे क्या करेंगे, उसको सीखेंगे। इसीलिए कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन में कहा जाता है कि जब आप ओरल से स्टार्ट यहाँ कर रहे हो ना, आपको मालूम है ना हमने क्या अभी पढ़ा, ओरल से स्टार्ट हमें करना है। तो जब आप ओरल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बोलने के मौके दे रहे हैं, आप उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले बोलना सिखाते हो, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप उनको बोलना सिखाते हैं। तो उसमें क्या है कि टीचर बच्चों के सामने एक मॉडल को प्रस्तुत करता है, वो खुद बोलता है पहले। उसको अगर गुड मॉर्निंग सिखाना है तो वो गुड मॉर्निंग बोलेगी, ठीक है, या बोलेगा। तो ये क्या है कि आप एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको बच्चे क्या करेंगे, इमिटेट करेंगे। तो अनुकरण का सिद्धांत हो गया कि बच्चा भाषा को इमिटेट करते करते नेचुरली सीख जाता है। ओके, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दिमाग में ये सारे प्रिंसिपल्स याद रखने कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसी में से आपका ऑप्शन बन जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन।
इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में हम कहते हैं संदर्भ के अनुसार सिखाना, यानी कि आप यहाँ संदर्भ के अनुसार सिखा रहे हैं और आप यहाँ परिस्थिति के अनुसार सिखा रहे हैं, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सिखाते हैं। मतलब कि आपको जो भी चीज सिखानी है आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको पेंसिल सिखाना है, पेन सिखाना है, तो आप बच्चों के सामने पेंसिल लेकर के चले गए, ठीक है। आप वहां पे स्पेलिंग नहीं बताओगे कि ये पेंसिल होती है। इरेजर सिखाना है, आपको कुछ भी सिखाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पेंसिल की स्पेलिंग सिखानी थी, वो वर्ड सिखाना था, तो आप बच्चों के सामने एक सिचुएशन क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यानी कि जो भी हम लैंग्वेज सिखाते हैं वो कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए, संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की जिंदगी के, उसके रियल लाइफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। अगर आपको बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो आप एक वहां पे क्लासरूम में सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। ये कौन सा प्रिंसिपल है, मल्टीपल लाइन अप्रोच का मतलब होता है कि आपको पता है ना, जितने भी इंग्लिश के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं या जितने भी अप्रोचेस बेसिकली होते हैं या जो मेथड्स होते हैं, आप उनको एक साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। क्लियर, अब आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। मल्टीपल लाइन अप्रोच का मतलब यही है कि भाई चाहे वो सोशल हो, समाज, ठीक है, सोशल, फोनेटिक हो, साउंड, सिचुएशन अभी डिस्कस किया, सिचुएशन हो, फंक्शनल अप्रोच, यूज, फंक्शनल का मतलब जहां पे बच्चा एक्टिव है, यूज कर रहा है, ओरल हो, स्पीच, बोल रहा है, बाइलिंगुअल, मेथड आपने पढ़ा है, बाइलिंगुअल, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों का यूज किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं, आपका डायरेक्ट मेथड, जीटीएम हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, या फिर कोई भी मेथड है, जितने भी ऑडियो लिंगुअल है, आप सबको क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करके सिखाते हो। बिहेवियरिज्म से सिखा रहे हो, कॉग्निटिव तरीके से सिखा रहे हो, आप सारे तरीकों से वहां पे बच्चों को एक साथ सिखाते हो, उसी को हम कहते हैं मल्टीपल लाइन अप्रोच, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये जो आगे आने वाले दो प्रिंसिपल है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब क्या है, चयन का सिद्धांत। अब आप क्या चयन कर रहे हैं यहाँ पर, जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर आता है कि कोई भी कोर्स किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए चूज कर लेना। आपको जो सिखाना है, आपको जो लैंग्वेज आइटम सिखाना है, आप उसको चुन लेते हैं, आप उसको चूज कर लेते हैं उस कक्षा को पढ़ाने के लिए, तो वो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रीट में बन चुका है कि टू चूज अ कोर्स विद पर्टिकुलर क्लास या फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सेलेक्ट कर रहे हो कि आपको क्या सिखाना है और किसके लिए सिखाना है, ठीक है। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं, अब मान लीजिए मैं हूं, मैंने ये सिलेक्ट किया ना कि मुझे आपको ये आज सिखाना है, मतलब सिखाना तो नहीं, मुझे ये डिस्कस करना है, तो ये मेरा सिलेक्शन हुआ। अब जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। जब आप कोई भी चीज सिलेक्ट कर रहे हो, जो आपको सिखाना है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, तो ये वाले जितनी भी बातें हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले होता है फ्रीक्वेंसी। जब हम कोई भी लैंग्वेज आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी हम ध्यान में रखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वो कितनी बार वो रिपीट होगा, कितनी बार रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए ये टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किया कि मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश सिखाना है, मेरा कुछ पर्पस रहा होगा ना, फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है। हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से कुछ आ जाए, यानी कि जो आप वर्ड, मान लीजिए कोई वर्ड सिखा रहे हैं तो वो कितनी बार रिपीट होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, बारंबारता उसकी कितनी है। सेकेंड है रेंज। रेंज का मतलब है कि आप इसको कहां कहां यूज कर पाएंगे। उसकी रेंज का मतलब क्या है कि वो कहां कहां तक जनरलाइज हो पाएगा। मान लीजिए कोई वर्ड है तो वो कहां कहां तक होगा, आप उसको कितने, मान लीजिए हैव का यूज अगर हम करें, फॉर एग्जाम्पल हैव मान लो। अब हैव का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हैव का यूज हम मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, हैव का यूज हम जो है सपोर्टिंग तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी रेंज क्या है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर जो है अवेलेबिलिटी आती है। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज कितना वहां पे बच्चों की जिंदगी में यूज होगा, ठीक है, वो वर्ड कितना वैलिड है, ठीक है। जैसे मान लो आप ऐसा कोई वर्ड सिखा रहे हो जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हुई, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। अगला देखते हैं कवरेज। कवरेज का मतलब है कि उस वर्ड को वो बच्चा किस किस सिचुएशन में यूज कर पाएगा। कवरेज का मतलब समझ रहे हो कि वो वर्ड क्या क्या कवर करेगा।
जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, कवरेज का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम यूज करते हैं क्विजीन, हम यूज करते हैं क्विजीन। क्यूजीन जब हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है, जो भी मीठी चीजें होती हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज कर देते हैं कि ये क्यूजीन है, तो वो क्या है आपका कवरेज है, कि एक क्यूजीन वर्ड जो है कितने सारे स्वीट्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो आई होप समझ रहे होंगे आप, क्विजीन का मतलब जितनी भी स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, तो या मान लीजिए खीर खा रहे हैं हम, हलवा खा रहे हैं, तो हम कहते हैं अरे मैंने तो क्विजीन खाया, क्विजीन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कवरेज, कि एक वर्ड कितना कवर कर रहा है, किस सिचुएशन में वो कवर हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो वर्ड यूज, कितनी बार वो आप यूज कर रहे हो, मतलब मान लीजिए एक दिन में वो वर्ड उस बच्चे ने कितना यूज किया जो आपने उसे सिखाया, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। रेंज का मतलब कि कहाँ कहाँ वो वर्ड अप्लाई होगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी का मतलब कि वो उस वर्ड की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, क्या उसका कोई यूजफुलनेस है या नहीं है, सारी चीजें आपस में रिलेटेड है, ठीक है। यूजफुलनेस हमने डिस्कस कर लिया, वो वर्ड उसकी जिंदगी के लिए यूजफुल होना चाहिए। टीचेबिलिटी, आपकी पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। मान लीजिए ऐसा वर्ड आपने चुना जो आप, हो सकता है कि आप ऐसी चीज चुन रहे हैं जो आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो आपकी टीचेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप उस वर्ड को अच्छे तरीके से समझा सकें, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी कि टीचेबिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आप ऐसा टॉपिक चुन रहे हैं पढ़ाने के लिए जिसके लिए आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं है, तो वो आपकी टीचेबिलिटी नहीं हुई, ठीक है। अगला देखो लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी का मतलब ऐसी चीजें सिखाएंगे जो बच्चों के मेंटल जो उनका डेवलपमेंट है उनके लेवल का होना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई भारी भरकम वर्ड आप लेकर के आ गए, आपने वोकैबुलरी 10 वर्ड की सिखा दी, सारे टफ वर्ड्स थे, बच्चों ने याद ही नहीं उसको कर पाए, यानी कि आपने लर्नेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा। लर्नेबिलिटी मतलब बच्चा जैसे सीख पाए इजीली। और प्रोडक्टिविटी मतलब, प्रोडक्टिविटी समझ रहे हो, उत्पादकता होनी चाहिए। अब मान लो एक वर्ड है फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल में BEA ब्यूटी, मैंने ब्यूटी लिखा, अब ब्यूटी से मैंने ब्यूटीफुल बना दिया, ठीक है, ब्यूटीफुली बना दिया मैंने, है ना। तो ये क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आप उस वर्ड को कितना मॉडिफाई कर दे रहे हो। ब्यूटी से ब्यूटीफुल बना दिया मैंने, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बना दिया, यानी कि आपकी उस वर्ड की प्रोडक्टिविटी कितनी है, आप उस वर्ड को कहाँ कहाँ चेंज कर ले रहे हो, ठीक है। सो ये जो भी मैं डिस्कस कर रही थी गाइज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए समझना इंपॉर्टेंट था इसको। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में क्या आया हमारा, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है, रेंज किस किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर रहे हो उसको, अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो वर्ड कहीं यूज ही नहीं हुआ, कवरेज कवर करे वो सारे एरिया को एक वर्ड, यूजफुलनेस होना चाहिए, टीचेबिलिटी होनी चाहिए, लर्नेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारा आपको एज इट इज याद रखना है, इसमें से ऑप्शन आपका बन जाएगा, तो याद रखना है। अगला देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। जब हम सिलेक्ट कर लेते ना हमें क्या सिखाना है, तो जब हमने मान लो ये सब ध्यान रख के हमने सेलेक्ट कर लिया, तो आप फिर ग्रेडेशन करते हो। अब आप उस चीज को सिखा रहे हैं तो आप उसको कैसे सिखाओगे, तो जब हम ग्रेडेशन से सिखाते हैं ना, यानी कि आप इजी टू डिफिकल्ट सिखाओगे, आप वहां पे नोन टू अननोन सिखाओगे, आप वहां पे स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल सिखाओगे, वो आपका ग्रेडेशन है। तो जब हम ग्रेडेशन करते हैं तो ग्रेडेशन में 2 चीजें शामिल होती है, फर्स्ट वन इज ग्रुपिंग एंड सेकेंड वन इज सीक्वेंसिंग। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेडेशन कर रहे हो तो पहले आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग किस चीज की करेंगे हम क्या ग्रुपिंग करेंगे, मान लो आपने कोई चीज सिलेक्ट कर ली है, तो आप ग्रुपिंग से कैसे सिखाओगे। ग्रुपिंग में आपका ग्रामेटिकल ग्रुपिंग आ जाता है, लेक्सिकल ग्रुपिंग, सेमांटिक ग्रुपिंग एंड फोनेटिक ग्रुपिंग, ठीक है। और इसी प्रकार सीक्वेंसिंग का मतलब है आप कितने सीक्वेंस में सिखाओगे। सीक्वेंस में भी आपका ग्रामेटिकल होता है, लेक्सिकल होता है, सेमांटिक होता है, फोनेटिक होता है। तो याद रखना कि ग्रेडेशन में हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है ग्रुपिंग, यानी कि आपने उनको ग्रुप से लगा दिया। पहले आप ग्रामर वाली चीजें सिखाओगे, ग्रामेटिकल हो गया, आप ग्रामर वाली चीजें पहले सिखाओगे जहां पे आपके सेंटेंसेस आ गए, ठीक है। उसके बाद लेक्सिकल में आपके क्या आते हैं, लेक्सिकल में आपके मीनिंगफुल वर्ड आ गए, या फिर मान लीजिए वर्ड्स का समूह आ गया, ये लेक्सिकल है। सिमेंटिक में क्या होता है, जहां पे आपका मीनिंग होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग, तो मीनिंग में आपका सिमेंटिक हो गया। फोनेटिक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फोनेटिक में आपका साउंड्स आ गए, मान लीजिए कैट बैट रैट आप सिखा रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी ग्रुपिंग हो गई, फोनेटिक ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। ऐसे सिखाते हैं हम भी, हम बच्चों को ग्रामर की चीजें अलग सिखा रहे हैं,
वर्ड्स अलग सिखा रहे हैं। लेक्सिकल का मतलब होता है जो आपके शब्द होते हैं, ठीक है। सिमेंटिक का मतलब जो मीनिंगफुल शब्द हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला शेल्टर, तो शेल्टर से मेरा मतलब क्या है, शेल्टर में बंगला आ जाता है, शेल्टर में कोई हर्ट आ सकता है, शेल्टर में कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट आ सकता है, ठीक है। तो शेल्टर समझ रहे हो, वो आपका क्या है, सिमेंटिक ग्रुपिंग हो गया, मीनिंगफुल तरीके का। मैंने बोला फैमिली, तो फैमिली के अंदर ये आपका लेक्सिकल में आ गया। फैमिली में मम्मी है, पापा है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, तो ये क्या है कि भाई एक समूह है, ठीक है। तो आपकी ये ग्रुपिंग होती है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, सिमेंटिक ग्रुपिंग एंड फोनेटिक ग्रुपिंग। ये 4 ग्रुपिंग है और सीक्वेंसिंग में भी यही होता है। आप इसे सीक्वेंस से सिखाते हो तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन याद रखना है, ग्रेडेशन भी याद रखना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लेके इसको समझाया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखो क्या है, अगला बहुत आसान है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप अगर कोई चीज सिखाने जा रहे हैं तो उसका लेसन प्लान आपके पास होना चाहिए। वो आप किस में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में आ गया। आपके पास लेसन प्लान होना चाहिए, आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, आपके पास ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, आप उस ब्लैक बोर्ड को इजीली यूज कर पाए, आप अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाए, तो वो आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में आता है। ये तो कॉमन प्रिंसिपल है, हर टीचर इस चीज का ध्यान रखता है कि अगर वो कोई चीज सिखाने जा रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वहां पे प्रेजेंटेशन का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रस्तुतिकरण जिसे हम कहते हैं। अगला देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है, आप यहाँ पे क्या टेस्ट करते हो। काफी तरीके के टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है आपका, जो है यहाँ पर कई बार आपका एसे वाला टेस्ट होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। तो जो टेस्टिंग होती है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जब हम इंग्लिश में टेस्टिंग की बात करते हैं तो वहां पे आप ग्रामेटिकल टेस्टिंग करते हैं, बच्चे की ग्रामर कैसी है, वोकैबुलरी उसकी शब्द भंडार कैसा है, वर्तनी उसकी कैसी है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ठीक है। तो यहां पर ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ये सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग में आते हैं। तो ये एलिमेंट्स याद रखना, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। और यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग होता है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों के लिए प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उसको अपना पता चलता है कि भाई वो कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, टेस्टिंग से पता चलता है उसका रिजल्ट। एंड टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग, उसे भी पता चलता है कि उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी कहाँ तक सफल रही। बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तो वो अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएगा। तो जो टेस्टिंग है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या था, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग था। हम काफी सारे टेस्ट लेते हैं, प्रोडक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं, राइटिंग टेस्ट, लिसनिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट होता है। हम ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, इन सब चीजों का टेस्ट इंग्लिश के अंदर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रिंसिपल देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ये तो आसान है, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। भाई किसी भी काम को करने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अभिप्रेरणा की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है। वही चीज है कि इंग्लिश में सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण जो एक तत्व है या जो एक हमारी नीड है वो ये है कि बच्चा उस चीज को सीखने में मोटिवेट हो, ठीक है। पहली चीज, एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे जरूरी क्या है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, उसमें एक ऑप्शन होता है कि भाई मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कोई भी चीज सिखाने से पहले बच्चों को अभिप्रेरित करना, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट कैसे बढ़ाओगे, ऑडियो विजुअल एड का यूज कर सकते हो, कर सकते हैं ना हम, ऑडियो विजुअल एड, रीइंफोर्समेंट, या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रॉबिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो हम पूछ सकते हैं। तो ये हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अगला देखते हैं, अगला है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड क्रिएटिविटी। ये भी आसान है, आप जो भी चीज सिखाएंगे उसमें वैरायटी लेकर के आएंगे। वैरायटी कैसे आएगा, आप डिफरेंट मेथड्स का यूज करेंगे, आप डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करेंगे, मल्टीपल लाइन अप्रोच का यूज करेंगे, आप वहां पे क्रिएटिविटी लाएंगे, है ना, आप वहां पे बहुत सारे एड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे और अपनी टीचिंग में भी वैरायटी लाएंगे। अगला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। बार बार आप उनको हैबिट फॉर्म करवाएंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज जो है वो किससे रिलेटेड होता है, वो स्किल से रिलेटेड होता है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जो सीखना है वो हमारे स्किल से रिलेटेड होता है। तो आप इस स्किल के लिए क्या करेंगे, उनकी हैबिट फॉर्म करवाएंगे। बिना हैबिट फॉर्म किए बच्चा भाषा को नहीं सीख सकता। तो यही चीज हम इंग्लिश में फॉलो करेंगे। बच्चों की हैबिट आपको बनानी है बार बार। वो कैसे बनेगी, जब बच्चा इमिटेट करेगा,
ठीक है, जब बच्चा ड्रिल करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो उसकी हैबिट अपने आप बन जाएगी। अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। ये भी आसान है। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है कि LSRW, आप एक प्रॉपर ऑर्डर से सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले राइटिंग सिखा दी और सबसे एंड में आप उनको स्पीकिंग सिखा रहे हैं। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, लिसनिंग से, स्पीकिंग से, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो ये क्या है कि हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में सिखाया जाना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर में हमारी कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ हमारी रिसेप्टिव होती हैं, रिसेप्टिव, और कुछ होती है हमारी प्रोडक्टिव। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल में हमारी क्या आती है, लिसनिंग प्लस रीडिंग, और प्रोडक्टिव में हमारी राइटिंग प्लस स्पीकिंग। ठीक है, तो प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल दोनों स्किल्स को हमें कैसे सिखाना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर से सिखाना चाहिए, जिसे कहते हैं LSRW। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है लिंकिंग विद लाइफ। लिंकिंग विद लाइफ का मतलब समझ रहे हो, वही चीज है जो हमने डिस्कस किया, कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन। लिंकिंग विद लाइफ सेम चीज है कि आप सिचुएशन से सिखा रहे हैं, संदर्भ से सिखा रहे हैं, डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। आप जो बुक्स में पढ़ रहा है उसको आप उसकी जिंदगी से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, तो लिंक कर रहे हैं आप लाइफ से। इजी था, ठीक है, आसान था, इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो, जो जरूरी है उनको ज्यादा डिस्कस करेंगे, जो आप ऐसे ही समझ जाएंगे उनको जरूरत नहीं है इतनी। दूसरा देखो, अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि आप उनको सही सही उसमें सिखाएंगे, एलिमेंट्स में। ठीक है, प्रपोर्शन का मतलब आप इससे समझ सकते हो कि भाई आप प्रपोर्शन से कैसे सिखाएंगे कि आप केवल ये नहीं सिखाएंगे, आप इसके साथ इसको भी सिखाएंगे, आप स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग भी सिखा रहे हैं। प्रपोर्शन का मतलब समझ रहे हो ना, कि आप अगर आपने स्पीकिंग पे फोकस किया है तो आप साथ के साथ राइटिंग भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटिंग पे फोकस कर रहे हो, बाकी स्किल्स का आपने ध्यान नहीं दिया। एक स्किल को आपने 90% सिखा दिया, दूसरे स्किल पे आप 10% ध्यान दे रहे हो। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे सब्जी में मसाले बराबर बराबर क्वांटिटी में हमें डालने पड़ते हैं ताकि सब्जी अच्छी बने, इसी प्रकार इंग्लिश में अगर आप कोई चीज टीच कर रहे हैं तो जो भी स्किल्स है उनको आप बराबर बराबर महत्व देंगे, यानी कि वहां पे आप प्रपोर्शन का ध्यान रखेंगे। अगर आप ग्रामर सिखा रहे हैं वहां पर, तो आप वहां पे फोनेटिक भी सिखाएंगे। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, कि आपके जो एलिमेंट्स है वो बराबर बैलेंस प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, आप केवल एक स्किल पे ध्यान ना दे करके सब पर आप बराबर बराबर महत्व देंगे, वो आपका प्रोपोर्शन हो जाएगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। अब देखो, ये जो ओरल अप्रोच है, इसमें जो ये ओरल का मतलब है, ये वाला जो ओरल का मतलब है, इसका मतलब होता है लिसनिंग, और इस वाले ओरल का मतलब होता है स्पीकिंग। ठीक है, ये वाला आपके सुनने से संबंधित है और ये वाला आपके बोलने से संबंधित है, ये याद रखना। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ओरल अप्रोच जो है ये कहता है कि आप बच्चों को सुनने और बोलने के भी मौके देंगे। आसान था, बिल्कुल आसान है। लिसनिंग, बच्चा सुनेगा एंड वो बोलेगा, सुन सुन के बोल रहा है, ड्रिल कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिसनिंग स्पीकिंग दोनों पे फोकस करेंगे, बोलने और सुनने दोनों पे फोकस करेंगे। कैसे करवाएंगे, जब आप बच्चों की हैबिट फॉर्म करवा रहे हैं, जब आप उनको ओरली कोई चीज सिखा रहे हैं, तो वो हम इजीली फॉलो कर सकते हैं, ओरल अप्रोच। या फिर आप यहाँ पे प्रायोरिटीज किस पे दे रहे हैं, साउंड्स पे दे रहे हैं। प्रायोरिटीज किस पे दे रहे हैं, पहले साउंड्स पे दे रहे हैं, प्रायोरिटीज आप उनके ओरल पे या स्पीकिंग पे दे रहे हैं, वही है आपका प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी मतलब आपका साउंड। ठीक है, जब भी हम साउंड्स की बात करते हैं, एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि भाई आप जब बच्चों को इनिशियली कुछ भी सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, तो हमें पहले उनके जो वर्ल्ड ऑफ साउंड्स है उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो वो यही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यहां पर उनको साउंड से ज्यादा फेमिलराइज करा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुनने के मौके दे रहे हैं। बच्चा सुनेगा साउंड्स को तो बोलेगा उसके बाद। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी को क्या कर रहे हैं, यहाँ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो फोनोलॉजी सीधा सीधा आपका साउंड से रिलेटेड है कि बच्चों को शुरू में हमें साउंड पे सबसे ज्यादा फोकस करवाना चाहिए। अगला देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। आपको पता है बच्चे की मातृभाषा में आप उनको सिखाएंगे, क्योंकि मातृभाषा में क्या होता है, मदर टंग का एक फायदा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों को कॉम्प्रीहेंड करने में, इनेबल्स टू कॉम्प्रीहेंड इजली। मदर टंग जो है उसका फायदा है
जब आप मदर टंग में यहाँ पे टीच कर रहे हैं, यूज करवा रहे हैं क्लासरूम में, तो बच्चे वहां पे कॉम्प्रीहेंड इजीली कर पाता है, बच्चा समझ जाता है। जो भी वो सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है उसको जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, बस ये समझना है। फर्स्ट लैंग्वेज में बच्चा जानता था, नेचुरली उसने सीखी, एक्वायर किया। आप उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी मातृभाषा को आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं दूसरी भाषा को सिखाने में, क्योंकि बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन में इजी हो जाता है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बच्चे के अंदर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी आती है, उसके अंदर जो है एक एक्सप्रेसिव एबिलिटी भी उसकी आ जाती है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है अपने आप में जब आप मदर टंग का यूज करते हैं। नेचुरली वहां पे बच्चा उसको एक्वायर कर लेता है, ठीक है, और इजिली समझ जाता है। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। आप जो भी सिखाएंगे प्राइमरी लेवल पे वो उनके मदर टंग में होना चाहिए। शुरू में आप कोशिश करेंगे कि बच्चे के मदर टंग में आप उनको सारी चीजें समझाएं। अगला देखो क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। ये क्या है, वोकैबुलरी का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी भी इसे हम कहते हैं। आप यहाँ पे दो प्रकार की जो शब्द भंडार है उनका विकास करेंगे। एक होता है एक्टिव वोकैबुलरी, एक्टिव, और एक होता है हमारा पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी नाम से क्या लग रहा है, जो सक्रिय है। एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी होती है जिसे हम जो है वाइल राइटिंग और स्पीकिंग हम जिसे यूज करते हैं। बस इतना समझो, एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जिसे हम बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बोलते समय, लिखते समय, जो भी चीजें। पैसिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जिसको हम बोलते और लिखते समय ज्यादा यूज नहीं करते हैं। पैसिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जो वर्ड आपको मालूम तो है लेकिन आप उनको यूज नहीं करते हो, आप उनको तब यूज करते हो जब आपको सोचना पड़े। एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जिन शब्दों को आप डेली बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज करते हैं। तो एक्टिव वोकैबुलरी को हम फ्रीक्वेंट वर्ड्स भी कहते हैं, जो बार बार रिपीट हो। आपने एक दिन में जिस वर्ड को बहुत बार बोल दिया वो आपका एक्टिव वोकैबुलरी है। पैसिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जो हम कभी कभी यूज करते हैं या जिनका हम यूज बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, हमें पता है वो वर्ड लेकिन हम उनका यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर ये प्रिंसिपल कहता है कि आप एक्टिव एंड पैसिव दोनों वोकैबुलरी का यूज करवाएंगे इंग्लिश में। आप एक्टिव भी बच्चों को करवाएंगे, साथ के साथ पैसिव, जितने भी पैसिव वर्ड्स होते हैं हमारे जो हम यूज ज्यादा नहीं करते हैं, आप उनको भी यूज करवाएंगे दोनों को। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। उसके बाद अगला देखो, नेक्स्ट आता है लर्निंग बाय डूइंग। आसान है, करके सीखना, सभी को पता होगा भाई, बच्चा खुद से कर रहा है, एक्टिव है, नेचुरली सीख रहा है, क्रिएटिव है यहाँ पर। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग से आप सिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टीचर क्या करता है, एज अ फैसिलिटेटर वहां पे भूमिका निभाता है। सारी चीजें बच्चे कर रहे हैं। आप जो भी यहाँ पर क्या करवा सकते हो, आप बच्चों से गेम्स, एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, जितनी भी चीजें हैं बच्चा खुद कर रहा है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग हो गया। चाइल्ड सेंटर्ड भी इसे हम कह सकते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी का मतलब है कि कितना सटीक है, कितना सही आप यूज करवा रहे हैं। तो यहां पर जब टीचर बच्चों को कोई भी भाषा सिखा रही है तो मेक श्योर कि उसका एक्यूरेसी भी होना चाहिए। अगर टीचर कोई वर्ड गलत बोल रहा है तो हो सकता है कि बच्चा भी उस वर्ड को गलत ही बोलेगा। तो यहां पर एक्यूरेसी जो है वो टीचर के सेंस में भी इंपॉर्टेंट है। करेक्टनेस होनी चाहिए, टीचर जो भी बोले वो करेक्ट होना चाहिए ताकि बच्चे उसे इमिटेट करके गलत ना सीख जाए। और बच्चों के लिए भी ये बात सही है कि आप यहाँ पे एक्यूरेसी का ध्यान देंगे। जो भी बच्चा बोल रहा है वो सटीकता से बोले, जो भी बोल रहा है वो करेक्ट बोले। मान लीजिए कोई वर्ड है, उस वर्ड को वो सही तरीके से बोले, वो आपकी क्या है, एक्यूरेसी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंग्लिश में। ठीक है, अगला है लैंग्वेज एप्टीट्यूड। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड का मतलब है कि भाषाई अभिवृत्ति कितनी है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमारे आते हैं। पहला आता है आपका फोनेटिक कोडिंग, मतलब साउंड। फोनेटिक का मतलब क्या है, साउंड है। तो आप याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड में आपका फोनेटिक कोडिंग आता है जहां पे साउंड्स हैं, ग्रामर, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, और लिंग्विस्टिक रूल्स और पैटर्न्स उसे पता होना चाहिए। तो एक बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड कब आएगा, उसकी अभिवृत्ति कब आएगी, कब वो लगेगा कि हाँ भाई इसको तो आता है, इसको भाषा का ज्ञान है, इसे हिंदी आती है, इसे इंग्लिश आती है। कब कब पता लगेगा हमें, जब वो बच्चा साउंड्स को समझेगा तभी पता लगेगा हमें। अब हम हिंदी में बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा हमारी अभिवृत्ति बहुत अच्छी है हिंदी में, हम एप्टीट्यूड हमारा अच्छा है और हमारा स्किल भी है। क्यों है, क्योंकि भाई हमें ध्वनियों का ज्ञान अच्छे से है,
हमें ग्रामर का ज्ञान भी है, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं तो सही बोलते हैं, और लिंग्विस्टिक रूल्स भी पता है, हमें पैटर्न भी पता है कि कौन से सेंटेंस को कैसे कहना है। इसी प्रकार इंग्लिश में यही होना चाहिए कि एक लैंग्वेज का एप्टीट्यूड बच्चे के अंदर होनी चाहिए, अभिवृत्ति उसकी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? साउंड फोनेटिक्स से, ग्रामर से, लिंग्विस्टिक रूल जो भी भाषा के रूल होते हैं, और पैटर्न क्या है सेंटेंस का, किस सेंटेंस को कैसे बोलना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस कैसे बोलने हैं, एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस कैसे बोलने हैं, अफर्मेटिव कैसे बोलने हैं, पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। ये तीनों आपको याद रखना है। अगला देखो क्या है? प्रैक्टिस एंड ड्रिल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब हम हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं, यहां पर जब हम हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हैबिट फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिस से और ड्रिल से। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम भाषा में क्या करवाते हैं? बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, ड्रिल हम करवाते हैं। ड्रिल का मतलब क्या होता है? ड्रिल का मतलब है कि रिपीटिशन से आप कोई चीज बार बार अभ्यास करवा रहे हो, वो आपका क्या होता है? ड्रिल होता है। ड्रिल भी कई प्रकार के ड्रिल होते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया है, फटाफट से डिस्कस करेंगे। इमिटेशन ड्रिल, पहला ड्रिल क्या है? इमिटेशन ड्रिल, जो आपके इमिटेशन से रिलेटेड यहां पर हो गया। इमिटेशन ड्रिल का मतलब मैंने जो बोला आप मुझे देख के रिपीट करोगे, ठीक है। मैंने बोला गुड मॉर्निंग, आप भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। वो आपका क्या है? इमिटेशन। जैसा टीचर बोल रहा है, स्पीकिंग से रिलेटेड है, ओरली टीचर ने बोला आपके सामने, आपने उनको वैसे ही क्या कर लिया? इमिटेट कर लिया। तो ये कौन सा ड्रिल हुआ? बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इमिटेशन। जैसे कि प्रेयर होती है, आपने देखा ना बच्चे प्रेयर में क्या करते हैं? प्रेयर चल रही है, सुना बोला, सुना बोला, वो इमिटेशन है। अगला है सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल में आप उनको कोई पैटर्न दे दोगे इस तरह से प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो मैंने कोई वर्ड दे दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्ड दे दिया, मान लो नाउन है ना, जो है नेम ऑफ प्लेस, या फिर कोई भी थिंग है ना, कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, इसका नाम मैंने दे दिया। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेस का नाम लिख दिया दिल्ली, मैंने यहाँ पे किसी थिंग का नाम लिख दिया फैन, पर्सन का नाम लिख दिया गीता, और एनिमल का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे डॉग। अब ये क्या है? ये मैंने बच्चों को क्या करने के लिए दिया? बच्चा यहाँ देख देख के लिखेगा, बच्चा यहाँ लिखेगा, यानी कि ये कौन सी ड्रिल है? ये सब्स्टिट्यूशन ड्रिल है। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल में क्या होता है कि आपको जो सिखाना है, आप एक उनको सैंपल दे देते हो, बच्चा आपको देख देख के वैसा ही ड्रिल करता है। अब बच्चा यहाँ देख देख के ये चीज फिल करेगा, या वो फैन की जगह हो सकता है यहाँ पे टेबल लिख दे, वो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वर्ड्स लिखेगा। आपने उनको एक सैंपल दे दिया, गीता है तो मान लो यहाँ पे उसने राम लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन ड्रिल है। ओके, तो ये क्या है? ड्रिल के अंदर आता है आपका इमिटेशन ड्रिल, एज इट इज कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल कुछ ऐसा होता है आपका क्वेश्चन आंसर ड्रिल, क्वेश्चन आंसर आप पूछ रहे हो उनसे, बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हो क्वेश्चन आंसर की, वो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। कन्वर्सेशन में यूज करवा रहे हैं आप, ठीक है, इजी है। आपने कुछ बोला, बच्चा आपको बोलेगा देख देख के, कन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही है। और रोल प्ले पता है बच्चों को, आपने कोई रोल दे दिया, उसको बच्चा क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। तो ये सारे ड्रिल के अंदर आते हैं। ड्रिल के टाइप्स है इमिटेशन ड्रिल, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, क्वेश्चन आंसर ड्रिल, कन्वर्सेशन एंड रोल प्ले, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है भाषा में। ड्रिल के टाइप्स याद रखिएगा, इमिटेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न पूछ रहे हैं, कन्वर्सेशन में बातचीत करवा रहे हैं आप बच्चों से, रोल प्ले में बच्चा रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। अगला है स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी। इस स्पाइरल अप्रोच का मतलब सिंपल सा है कि जो मान लो आपने कोई चीज पहले दिन पढ़ाई, आप अगले दिन क्लास में गए तो आप वो चीज दोबारा उसको रिपीट करवाते हो, ठीक है। क्या करवा रहे हैं आप? स्पाइरल अप्रोच का मतलब है कि आपने जो प्रीवियस पढ़ाया, ठीक है, आपने जो प्रीवियस पढ़ाया उसको आप क्या करवाते हैं? यहाँ पे रिपीट करवा रहे हैं। तो ये आपका स्पाइरल अप्रोच हुआ। स्पाइरल अप्रोच कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा होगा। ये क्या है? स्पाइरल अप्रोच है। आपने जो पहले दिन यहां पढ़ाया, आप उसको यहाँ पे लिंक करते हुए पढ़ाते हैं, आप लिंक करते हुए प्रीवियस पढ़ाए गए को आप रिपीट करवाते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है? स्पाइरल अप्रोच होता है। तो इंग्लिश में हमें यही करवाना चाहिए। मान लीजिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ाया पहले दिन, तो जाते ही आप नया नहीं पढ़ाओगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनेट की प्रैक्टिस उनको रिपीट आप करवाओगे, पहले आप उसकी रिवीजन करवाओगे, उसके बाद आप अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस की तरफ, ठीक है। तो ये आपका स्पाइरल अप्रोच है। अगला देखो क्या है? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट पता है आपको?
आप बच्चों को पुनर्बलन देंगे, ठीक है। रीइंफोर्समेंट में आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या दे रहे हैं, पुनर्बलन दे रहे हैं। आप उनको किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, शाबाश, वेरी गुड। आप उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं। दोनों ही व्यवहार को बढ़ाते हैं, दोनों ही हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं। पनिशमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ रीइंफोर्समेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। रीइंफोर्समेंट केवल इंग्लिश में ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लाइफ की बात करें तो भाई मुझे भी रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, आपको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की, रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। तो वही चीज इंग्लिश में है कि टीचर रीइंफोर्स करेगा, उनको उपहार दे सकता है, शाबाशी दे सकता है, वर्बली, नॉन वर्बली, पॉजिटिवली, नेगेटिवली रीइंफोर्समेंट बच्चों को यहाँ पे टीचर देता है। ये भी एक प्रिंसिपल है। लास्ट प्रिंसिपल क्या बचा भाई, यूजिंग मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग समझ रहे हो, मैगजिम्स काफी सारे होते हैं, जैसे कि नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, कंक्रीट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आप एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, आप यहाँ पे डेफिनेट टू इंडेफिनेट जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या मैगजिम्स हैं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये क्या है, आपका मैगजिम्स है। आप बहुत सारे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग का यूज इंग्लिश में करते हो, ये सब हमारे प्रिंसिपल में आ जाएंगे, है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखा रहे हैं, इजी टू डिफिकल्ट सिखा रहे हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिखा रहे हैं हम। तो ये क्या है, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग है, जिन्हें हम इंग्लिश में यूज करते हैं। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, अगर आप कहें तो। तो यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे। सारे प्रिंसिपल को यहाँ पे एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक वीडियो में सारी चीजें मिल जाएं, आपको दूसरी तीसरी वीडियो की तरफ ना जाना पड़े, ठीक है। अगर और भी चीजें डिटेल में आपको पढ़नी है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहां पर मैंने 3 वीडियो कम से कम बनाई है पीडीएफ फॉर्म में। अगर आपको पढ़ना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी, रीड इंग्लिश रीड के नाम से, ठीक है। तो चेकलिस्ट आप जो है चेक जरूर करिएगा वहां पर, ठीक है, प्लेलिस्ट में। ओके, सो गाइज अभी सेशन को हम एंड करते हैं। कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई भी डाउट, एनीथिंग हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया करें। सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करना। कोई भी आपको सजेशन देना हो, कोई भी फीडबैक हो, जरूर दीजिए। एंड पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।